हेलो विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है कार्ल मार्क्स का हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म यानी ऐतिहासिक भौतिकवाद। हम लोगों ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद समझने का प्रयास किया था। अब हम समझेंगे ऐतिहासिक भौतिकवाद यानी इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या ही ऐतिहासिक भौतिकवाद है। और इतिहास की दो तरह की, मान लीजिए इतिहास की दो तरह की व्याख्याएं हम कर सकते हैं। एक भौतिकवादी व्याख्या जो ऐतिहासिक भौतिकवाद कहलाता है, और दूसरी गैर भौतिकवादी व्याख्या यानी दार्शनिक व्याख्या जो कि हीगेल ने की थी। इसलिए उनका जो दर्शन है वो दार्शनिक द्वंद्वात्मकता कहलाता है और इनका जो हमने पहले भी पढ़ा था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहलाता है। ठीक है। मार्क्स ने इतिहास की विकास की प्रक्रिया में वस्तु और उससे संबंधित तत्वों जैसे उत्पादन के साधन, उत्पादन के संबंध, इन सब की भूमिका की चर्चा की है। यानी इतिहास का जो विकास हुआ है उसमें उत्पादन संबंध, उत्पादन साधन, ये सारी चीजें महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करती हैं। मनुष्य के अस्तित्व की निरंतरता, हमने पहले भी पढ़ा था कि मनुष्य के अस्तित्व की निरंतरता उत्पादन के साधन से जुड़ी हुई है। और उत्पादन के साधन में एक महत्वपूर्ण तत्व है श्रम। श्रम के बिना हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते। तो मनुष्य के अस्तित्व बना रहे, निरंतर बना रहे, उसके लिए श्रम आवश्यक है और श्रम के द्वारा ही वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। तो उत्पादन के साधन में श्रम का, भूमि भी चाहिए, पूंजी भी चाहिए, श्रम भी चाहिए, और इन्हीं के माध्यम से उत्पादन साधन है तो उत्पादन के संबंध भी होंगे और इन्हीं के माध्यम से व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। और जब हम उत्पादन साधनों में प्रवेश करते हैं तो उत्पादन के संबंध भी बनते हैं और उत्पादन संबंध से ही मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इसको और आगे अच्छे से देखते हैं। हमने कहा कि मनुष्य अपने अस्तित्व की निरंतरता के लिए, अपने आप को जीवित बनाए रखने के लिए उत्पादन करता है, क्योंकि हमारा जो भी आवश्यकताएं हैं, खाना पीना रहना सोना, उनके लिए उत्पादन करना जरूरी है। तो उत्पादन की प्रणाली में दो तत्व महत्वपूर्ण है, एक उत्पादन के साधन और एक उत्पादन संबंध। जो उत्पादन के साधन हैं उनमें हम मुख्यतः कहते हैं भूमि, पूंजी, श्रम। जब हम अर्थशास्त्र में उत्पादन के साधन पढ़ते हैं तो यहाँ जोखिम और रिस्क फैक्टर और जुड़ जाता है। यहाँ पर हम उत्पादन के तीन साधनों की चर्चा करते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, लैंड, कैपिटल एंड लेबर। और दूसरा है उत्पादन संबंध, यानी इनके ऊपर जिनका स्वामित्व होता है उनसे उत्पादन के संबंध निर्धारित होते हैं। तो वो है पूंजीपति और श्रमिक, और मार्क्स की भाषा में कहें तो बुर्जुआ और सर्वहारा। देखिए नीचे हमने लिखा है कि उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व का सवाल उठते ही उत्पादन संबंधों में कॉन्ट्राडिक्शंस यानी अंतर्विरोध उत्पन्न हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप संघर्ष होता है और संघर्ष ही सामाजिक परिवर्तन लाता है। यानी ये जो उत्पादन के साधन हैं, इन साधनों पर जो स्वामित्व है, ओनरशिप है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर, वो किनकी है? पूंजीपति की और श्रमिक की। पूंजी और भूमि पर ओनरशिप या स्वामित्व किसका है? पूंजीपति का। और श्रम पर स्वामित्व है श्रमिक का। जब इन दोनों के हित आपस में टकराते हैं, क्योंकि दोनों के हित अंतर्विरोधी हैं, एक अधिक लाभ कमाना चाहता है और एक अधिक वेतन पाना चाहता है, तो कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं। और जब कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं, अंतर्विरोध होते हैं, तो संघर्ष होता है। और जब संघर्ष होता है तो समाज में बदलाव आता है। अब हम मार्क्स की दृष्टि में समाज के विकास को समझने की कोशिश करेंगे। मार्क्स के अनुसार इतिहास का निर्धारण आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार होता है। यानी किसी भी समाज या किसी भी देश की जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है, अर्थव्यवस्था होती है, वो तय करती है कि वहां के जो बाकी के सिस्टम है वो कैसे होंगे। इसलिए इतिहास का निर्धारण आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार होता है। कैसे, इसको भी अभी यहाँ हम एक्सप्लेन करेंगे। इतिहास का काल विभाजन मार्क्स ने उत्पादन के संबंधों या आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर किया। यानी उन्होंने जो समाज का विभाजन, आपने प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ा होगा, जो इतिहास समाज का विभाजन किया या इतिहास का काल विभाजन किया मार्क्स ने, वो उत्पादन संबंध और आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर किया। जो उनकी आर्थिक विशेषताएं हैं यानी इकोनॉमिक फीचर्स हैं उस सोसाइटी की, उसके आधार पर उनके नाम डिपिक्ट हुए। कैसे? पहला है आदिम साम्यवाद या प्राचीन साम्यवाद का युग, इसे एशियाटिक या प्रिमिटिव सोसाइटी कहते हैं। दूसरा दासत्व युग, दासता का युग, स्लेव सोसाइटी। सामंतवादी युग, फ्यूडल सोसाइटी। पूंजीवादी युग, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी। समाजवादी युग, सोशलिस्ट सोसाइटी।
एंड देन साम्यवादी युग, कम्युनिस्ट सोसाइटी। इसको एक तरह से मार्क्स ने भविष्यवाणी की थी और ये क्रम प्रस्तुत किया था कि समाज का विकास ऐसे हुआ है और इसके बाद जो पूंजीवाद के बाद जो समाज आएंगे या जो समय आएगा वो समाजवाद का या साम्यवाद का होगा। इनकी हम विभिन्न विशेषताएं अलग अलग करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला है आपका आदिम साम्यवाद या एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी में जो बिल्कुल प्रारंभिक समय था, समाज था, उसमें आवश्यकताएं कम थी, तो सीमित आवश्यकताएं। जो वहाँ के लोग थे उस समय में, वो कैसे शिकार और संग्रहण करके, यानी फल फूल कंदमूल एकत्र करके अपना जीवन निर्वाह करते थे या शिकार पर उनका जीवन निर्भर था। उस समय में कोई जो अर्थव्यवस्था थी वो इन्हीं से चलती थी, कोई मुद्रा नहीं थी, यानी पैसा नहीं चलता था, मार्केट का कंसेप्ट नहीं था। फिर इसीलिए उनमें समानता और सहयोग था, वो एक दूसरे को कोऑपरेट करते थे और प्रकृति पर, जो भी प्रकृति में उपलब्ध है उस पर सबका समान रूप से कंट्रोल या ओनरशिप होती थी। अवर्गीय समाज था, इसलिए वहां वर्ग ही नहीं थे। जब समानता थी तो जहां समानता होती है वह वर्ग होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्ग का मतलब है असमानता, उच्चता और निम्नता, संस्तरण होना, है ना, हायरार्की का होना, इनइक्वालिटी का होना, एक्सप्लॉयटेशन का होना, तो वो सब वहां नहीं था, इसलिए अवर्गीय समाज था। और सामूहिक संपत्ति थी, जैसे मैंने कहा समानता और सहयोग का माहौल था, तो वहां पर जो कुछ भी प्रकृति में, क्योंकि सब कुछ प्रकृति प्रदत्त था, तो प्रकृति प्रदत्त सब चीजों पर सभी का ओनरशिप होती थी, सभी का स्वामित्व होता था, इसलिए सामूहिक संपत्ति का कंसेप्ट था। फिर ये समाज बहुत समय तक रहा होगा। जैसा कि मार्क्स ने कहा था कि पदार्थ की एक विशेषता होती है कि वो गतिशील होता है, उसमें जीवन होता है, और जो भी गतिशील पदार्थ होते हैं उनमें अंतर्विरोधी शक्तियां होती हैं, दो विपरीत शक्तियां होती हैं, और जब उनमें संघर्ष या अंतर्विरोध उत्पन्न हो जाता है तो विकास होता है, यानी समाज आगे की ओर बढ़ता है। तो नेक्स्ट स्टेज आई, वो कहलाई दास समाज, स्लेव सोसाइटी। इस दास समाज में पहली बार व्यक्तिगत संपत्ति का कंसेप्ट आया, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आया। यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि और पशुपालन पर आधारित थी। व्यक्तिगत संपत्ति का उद्भव, जैसे मैंने कहा, हुआ। उत्पादन साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व स्थापित होने लगा कि ये हमारा है, ये उसका है। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आया जब इकोनॉमिक सिस्टम चेंज हुआ। बहुत ध्यान से देखिएगा, हमने अभी पहले के स्लाइड्स में पढ़ा था कि इकोनॉमिक सिस्टम से इतिहास का विकास तय होता है, यानी समाज का विकास तय होता है। तो इकोनॉमिक सिस्टम बदला, यानी कृषि और पशुपालन आया, तो व्यक्तिगत संपत्ति आ गई, और व्यक्तिगत संपत्ति के आते ही वर्ग की उत्पत्ति हुई। शक्तिशाली और शक्तिहीन, शोषक शोषित, इस तरह से वर्ग अस्तित्व में आए, और उसमें एक स्वामी, दो वर्ग। मार्क्स ने कहा कि हर समाज में केवल दो ही वर्ग का अस्तित्व था। तो उन्होंने दो वर्ग बताए, एक स्वामी और एक दास, एक शक्तिशाली और एक शक्तिहीन। और जब वर्ग आ गया तो असमानता आ गई। जैसे मैंने कहा, एक स्वामी है, एक दास है, तो नेचुरली एक अपर है, एक लोअर है, यानी उनमें हायरार्की है, संसरण है, उच्च पद पर निम्न पद पर, तो असमानता है। और जो शक्तिशाली है शक्तिहीन का शोषण करता है, और इस वजह से उनमें अंतर्विरोध या संघर्ष, यानी दो वर्गों के बीच संघर्ष उत्पन्न होता है। और जब वर्ग संघर्ष होगा तो हमने कहा कि सामाजिक परिवर्तन होना लाजमी है। तो इन दोनों वर्गों के मध्य जब अपने अपने हितों को लेकर वर्ग संघर्ष प्रारंभ हुए, तब समाज में परिवर्तन हुआ, और फिर विकास का अगला चरण आया। नेक्स्ट है सामंतवादी समाज। सामंतवादी समाज में फिर अर्थव्यवस्था बदली, और वो कृषि, कंप्लीटली कृषि से पहले भी था, लेकिन यहाँ कृषि डेवलप्ड फॉर्म में आ गई। आपकी जो टेक्नोलॉजी थी वो थोड़ी एडवांस हो गई। यहाँ पर भी दो ही वर्ग अस्तित्व में थे, एक सामंत, जिसे आप जमींदार जागीरदार कह सकते हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स, और दूसरे अर्धदास, इसको सर्व्स कहते हैं इंग्लिश में। क्या अंतर है इस अर्धदास में और इससे पहले की जो सोसाइटी थी दास समाज, उसके दास में? दोनों में देखिए बहुत बड़ा अंतर है। हमने इसको अर्धदास यानी सर्व्स लिखा है, और वो स्लेव, पहले वाले। दोनों में अंतर ये है कि पहले वाले जो दास थे, इससे पहले की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में जो दास था वो अपने मालिक की संपत्ति माना जाता था। उसको अपना कोई राइट नहीं था, ना तो वो प्रॉपर्टी रख सकता था, ना उसके अपनी लाइफ पे, अपने जीवन पे कोई हक था। वो पूर्णतः अपने मालिक के कंट्रोल में, अपने स्वामी के कंट्रोल में रहता था, और कई पीढ़ी तक वो उनका दास बना रहता था। उसको कोई स्वतंत्रता नहीं थी, और ना ही जब वो खुद ही एक संपत्ति था तो उसे संपत्ति रखने का कोई अधिकार नहीं था। वो स्वयं में एक प्रॉपर्टी था अपने ओनर की।
यहाँ अर्धदास में हमने लिखा कि ये दास उससे ज़्यादा डेवलप था, क्योंकि ये स्वतंत्र था, ये अपना मालिक बदल सकता था और अपनी प्रॉपर्टी भी रख सकता था, यानी इसे प्रॉपर्टी रखने का भी राइट था। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्लेव एंड सर्व्स, दोनों के बीच में अंतर है, क्योंकि हर नेक्स्ट जो डेवलप्ड स्टेप था वो पहले से ज़्यादा विकसित था और उससे ज़्यादा अच्छी कंडीशन में थे वहाँ के लोग। नेक्स्ट, जब दो वर्ग हैं तो नेचुरली असमानता, शोषण और वर्ग संघर्ष यहाँ भी होगा। तो दोनों वर्गों के बीच असमानता है, शोषण प्रारंभ हुआ और दोनों के बीच जो अंतर विरोध होंगे उनसे संघर्ष हुआ, वर्ग संघर्ष कहलाया और वर्ग संघर्ष के परिणाम स्वरूप समाज में बदलाव आया। नेक्स्ट सोसाइटी आई पूंजीवादी कैपिटलिस्टिक सोसाइटी। इसमें जो इकोनॉमिक सिस्टम हुआ वो इंडस्ट्री बेस्ड हो गया, यानी उद्योग आ गए, कारखाने आ गए, मशीनें आ गई, इंडस्ट्रियल जो रिवोल्यूशन था वो स्टार्ट हुआ और वहाँ से उद्योग आए। उसमें दो वर्ग थे, एक पूंजीपति और श्रमिक, जिसको मार्क्स ने क्या नाम दिया, पूंजीपति को बुर्जुआ और श्रमिक को सर्वहारा। तो ये जो पूंजीपति और श्रमिक थे इनमें भी वही असमानता है, शोषण है, वर्ग संघर्ष है। मार्क्स का ये कहना था कि हर जो समाज है वो अपने अंदर अपनी कब्र खुद खोदने का प्रयास करता है, यानी हर एक समाज का, हर एक समय का, हर एक युग का अंत निश्चित है, क्योंकि उनमें अंतर विरोध है, उनमें द्वंद्वात्मकता है। और जब दो अंतर विरोध होते हैं, दो विपरीत विशेषताएं एक साथ रहती हैं, अंतर विरोध होते हैं, तो उनमें वर्ग संघर्ष होता है और जब संघर्ष होता है तो समाज में बदलाव आता है। ऐसा मार्क्स ने फोरकास्ट किया, ऐसा उन्होंने भविष्यवाणी करने का प्रयास किया था। उनके हिसाब से जो नेक्स्ट सोसाइटी होगी, जब पूंजीवाद में शोषण इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि लोग उससे बिल्कुल उकता जाएंगे, थक जाएंगे, तो नेक्स्ट सोसाइटी जो आएगी दैट इज समाजवादी यानी सोशलिस्ट सोसाइटी। इसमें क्या होगा, जैसे हमने पहले स्टेप में लिखा कि अत्यधिक शोषण बढ़ जाएगा और उस शोषण का विरोध होगा, उस एक्सप्लॉयटेशन का विरोध होगा, लोग नीरस हो जाएंगे, उससे उकता जाएंगे और उसका विरोध करेंगे। और फिर श्रमिक क्रांति होगी। एग्जाम्पल, अभी तक रूस और चीन में इस तरह की क्रांति हुई है, लेबर जो रिवोल्यूशंस हुई हैं। और वो जो सर्वहारा की यानी श्रमिक क्रांति होगी वो वर्ग व्यवस्था को चुनौती देगी, क्लास सिस्टम को, यानी जो हायरार्किकल सिस्टम है समाज का, जो वर्ग में खंडात्मक विभाजन है, उच्चता, निम्नता, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, तो ये जो खंडात्मक विभाजन है समाज का, इसको चुनौती मिलेगी और वर्ग समाप्ति की ओर जाएगा। यानी समाजवादी समाज एक ट्रांजिशनल फेज है जब राज्य, वर्ग, असमानता, शोषण, इन सब की समाप्ति का प्रयास प्रारंभ हो जाएगा और उसके बाद फाइनली जो समाज आएगा दैट इज साम्यवादी समाज। ये जो समाज है, कम्युनिस्ट सोसाइटी, यानी ये जो समाज है, इसमें सर्वहारा वर्ग यानी जो श्रमिक वर्ग है, कृषक वर्ग है, जो श्रमिक वर्ग है, मजदूर वर्ग है, उसका यानी सर्वहारा वर्ग की लीडरशिप होगी, उसका अधिनायकत्व होगा। और फिर वर्ग की समाप्ति हो गई, राज्य विहीन समाज अस्तित्व में आएगा। राज्य क्या करता है, राज्य पर ये कैपिटलिस्ट का, पूंजीपति का, बुर्जुआ का, भूस्वामी का, इन सब का स्वामित्व रहता है और उससे समाज में असमानता फैलती है, उच्चता निम्नता आती है। जब वर्ग समाप्त हो जाएंगे तो राज्य विहीन समाज का अस्तित्व आएगा, क्योंकि सब जगह क्या होगा, असमानता समाप्त, वर्ग संघर्ष समाप्त, व्यक्तिगत संपत्ति की समाप्ति हो जाएगी और फिर वापस से जो फर्स्ट स्टेज थी वहां उस जैसी चीजें आ जाएंगी, यानी समानता आ जाएगी, संघर्ष की समाप्ति हो गई, वर्ग की समाप्ति हो गई और एक आदर्श समाज की स्थापना होगी। इनका कहना यह है कि ये सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी, असमानता, शोषण, संघर्ष, और फिर एक सामूहिक संपत्ति, समानता, सहयोग, जो पहली स्थिति थी वहां मनुष्य पहुंच जाएगा और एक आदर्श समाज की स्थापना होगी। यानी पहले आदिम समाज से लेकर साम्यवादी समाज तक जो अंतर विरोध होंगे विभिन्न पदार्थों में, भौतिकताओं में, उनमें परिवर्तन के कारण समाज में बदलाव आएगा। इसीलिए इनकी जो व्याख्या है वो भौतिकवादी व्याख्या कहलाती है, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। चलिए अब एक लास्ट स्टेप मैं और आपको यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि अर्थव्यवस्था से इतिहास का विकास निर्धारित होता है, मार्क्स ने कहा था। यहाँ भी हमने लिखा है, इन्होंने दो प्रकार की संरचनाएं बताई। इतिहास के विकास को एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पर दो संरचनाओं की चर्चा कर सकते हैं। ये डायग्रामेटिक आप समझ लीजिए। एक है सुपर स्ट्रक्चर, आधार संरचना, अधिसंरचना, और बेस स्ट्रक्चर, आधार संरचना।
जो आधार संरचना है किसी भी समाज की, किसी भी राष्ट्र की, वो क्या है? अर्थव्यवस्था है। और अर्थव्यवस्था में फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, ये उत्पादन के साधन, उत्पादन शक्ति, उत्पादन संबंध, ये सब आते हैं इसमें, ठीक है। और ये तय करते हैं बेस स्ट्रक्चर, यानी अर्थव्यवस्था तय करती है सुपर स्ट्रक्चर को, यानी अधिसंरचना को, जिसमें क्या क्या आएंगे? कानून है, धर्म है, परिवार है, राजनीति है, विचारधारा, राज्य है, विज्ञान, मास मीडिया, कल्चर, एजुकेशन, हिस्ट्री, ये जितने भी सिस्टम, यानी अर्थव्यवस्था के अलावा जितनी भी संस्थाएं हैं, संगठन हैं, ये सारे बेस स्ट्रक्चर के ऊपर खड़े हुए हैं। यानी बेस स्ट्रक्चर डिटरमाइन सुपर स्ट्रक्चर, यानी आधार संरचना अधिसंरचना का निर्धारण करती है, मार्क्स ऐसा मानते हैं। यानी किसी देश की अर्थव्यवस्था जैसी होगी उस पे खड़ी हुई जो बाकी की संरचनाएं हैं, शिक्षा भी वैसी होगी, हिस्ट्री भी वैसी होगी, उसका सोशल ऑर्डर, फैमिली, रिलीजन, लॉ, पॉलिटिक्स, विचारधारा, स्टेट, साइंस, ये सब वैसी होंगी, है ना। क्यों होंगी? क्योंकि इससे पहले के वीडियो में आपने पढ़ा था कि मार्क्स का एक स्टेटमेंट था कि सभी समाजों के जो विचार होते हैं वो शासक वर्ग के विचार होते हैं। यानी शासक वर्ग कौन है? जो इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। और इकोनॉमी को कंट्रोल कौन करता है? कैपिटलिस्ट, बुर्जुआ, लैंडलॉर्ड। तो ये जो जिनका कंट्रोल इकोनॉमी के ऊपर होगा वही सोसाइटी के बाकी स्ट्रक्चर को, बाकी संरचनाओं को, बाकी इंस्टीट्यूशंस को जो है कंट्रोल करेगा। तो ये इनका बेस स्ट्रक्चर डिटरमाइन सुपर स्ट्रक्चर, यानी आधार संरचना से अधिसंरचना का निर्धारण होता है। क्लियर है? मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। और एक और छोटा सा एक एग्जाम्पल से, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल बेस स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर को क्लियर करने के लिए आपको बताना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम फैमिली सिस्टम को ले लें। आप देखिए, जब जब अर्थव्यवस्था में बदलाव आया तब तब हमारे परिवार में बदलाव आया, है ना। तो हमारा जो ये स्टेटमेंट है कि आधार संरचना अधिसंरचना को निर्धारित करती है, ये इससे क्लियर हो जाएगा। पहले देखिए, जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो मतलब कलेक्टिविटी, उस पे गैदरिंग, जो इकोनॉमिक सिस्टम था हमारा, कि शिकार करते थे या संग्रहण की अर्थव्यवस्था थी। तो आपकी फैमिली नामक सिस्टम ही नहीं था उस समय, लोग झुंड में रहा करते थे। सेकंड जो आया आपका एग्रीकल्चर आया, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, यानी कृषि और पशुपालन आया। तो एक्सटेंडेड फैमिली और ज्वाइंट फैमिली का कंसेप्ट आया। कृषि के आते ही आप ग्रुप में लोग रहने लगे, एक जगह स्थापित होने लगे, और इकोनॉमिक सिस्टम ने ज्वाइंट फैमिली और उस एक्सटेंडेड फैमिली को निर्धारित कर दिया। फिर इकोनॉमिक सिस्टम बदला, फिर आपके पास इंडस्ट्री आई, उद्योग आए, कारखाने आए। जैसे आप इकोनॉमिक सिस्टम इंडस्ट्री में गए यानी नगर आए, तब आपका फैमिली सिस्टम कैसा हो गया? न्यूक्लियर हो गया। फिर इकोनॉमिक सिस्टम चेंज हुआ, यानी आप सर्विस सेक्टर में आए, जहां पर आपका कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी रिलेटेड इकोनॉमी हो गई। फिर आपका जो फैमिली सिस्टम है वर्तमान में चेंज होता जा रहा है और रूप लेता जा रहा है, वो क्या है? लिव इन रिलेशनशिप आ गया, सिंगल पेरेंटहुड आ गया, सिंगल हाउस होल्ड आ गया, नो किड्स, डिंक फैमिलीज जिसे कहते हैं, है ना, डबल इनकम, नो किड्स, इस तरह के कंसेप्ट आने लगे। तो ये सिद्ध करता है मार्क्स की इस बात को कि जब जब इकोनॉमिक सिस्टम में चेंज आता है तब तब ऊपर के जो इसके सुपर स्ट्रक्चर हैं उन सब में भी चेंज आता है। इट मीन्स बेस स्ट्रक्चर डिटरमाइन सुपर स्ट्रक्चर। ओके, थैंक यू बच्चों।